ज्ञान और बुद्धि की भूमि नालंदा से आप सभी पर्यावरण प्रेमियों और पक्षी प्रेमियों का राजीव रंजन पांडे का नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर बैठा हूं, जो हर पक्षी प्रेमियों के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। और ये विषय है हमारे बीच से तेजी से गायब होती हमारी नन्ही प्यारी गौरैया। आखिर ये गौरैया चली कहाँ गई? हम में से शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका बचपन बिना गौरैया के बीता होगा। हम जब छोटे थे तो सबसे पहले अगर किसी पक्षी को पहचाना तो वो थी नन्ही गौरैया ही। मगर हमारी हरकतों की वजह से, हमारे क्रियाकलाप की वजह से ये गौरैया हमसे कहीं दूर चली गई है। उसे ज़रूरत है फिर से मनाने की, तभी वो हमारे घर आंगन में आकर बैसेगी। तो इसे बचाने के लिए मैंने एक मुहिम की शुरुआत की है, गौरैया संरक्षण अभियान। इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, अब इसकी मैं चर्चा आप लोग के सामने करता हूँ। वर्ष 2010 में मैं दिल्ली से वापस घर आया। यूपीएससी का मुख्य एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और यही गर्मी का समय था कि मैं अपने छत पर बैठा हुआ था, दोपहर का वक्त था। तो मैं देखा कि अपने आसपास 2, 3, 4, 5 गौरैया जो हैं, और जहाँ तक मुझे याद है कि 8-10 गौरैया थे, वो बैठे हुए थे और सब जीभ निकाल कर वो हाँफ रहे थे। अचानक मुझे ध्यान गया कि बचपन में मैं उन कई संख्या में अपने घर में आंगन में वो जो मिट्टी के छत हुआ करते थे, वो जो खपड़े मकान हुआ करते थे, इस गर्मी के मौसम में कई गौरैया बैठे हुआ करते थे। फिर अचानक ये 8-10 क्यों? और उनके हालात में हाँफते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अंदर से घबराहट महसूस हुआ कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। तो चूँकि मैं ज्योग्राफी का छात्र था तो मैंने ज्योग्राफी का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया, इसलिए मुझे इस चीज़ को समझने देर नहीं लगी कि मनुष्य का औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया ने कई जीव जंतुओं को जो विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उसी में से एक है हमारी गौरैया। तत्काल मैंने उन गौरैयों को बचाने के लिए, जो हमारे छठ पूजा में जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, उसी मिट्टी को बर्तन को मैंने लेकर अपने मुंडेर पर दीवार पर जाकर रख दिया। पानी भी रखा उसमें। तो उन गौरैयों को देखा कि छत पर से उड़ी और तुरंत जाकर उसमें स्नान भी करने लगी, पानी भी पी। और जब मैं वापस यहाँ पर आ गया तो कुछ समय के बाद देख रहे हैं कुछ सारी गौरैया जो है उठकर अपने दीवारों पर अंदर में आकर वो बैठ गई और बड़ा सुकून का ज़िंदगी मिला। तो मुझे बस ये घटना जो है मेरे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, पक्षियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति। और ये घटना जो है मेरे जीवन में मंजिल और मकसद दोनों मिल गया कि अब मुझे गौरैया के लिए क्या करना है। तब से मैं रविंद्रनाथ टैगोर की जो बात है, एकला चलो रे, मैंने वहीं से अपनी अभियान की शुरुआत व्यक्तिगत रूप से कर दी। और इसके लिए मैंने पूरे 10 साल तक मैंने मेहनत किया। अब सबसे पहली बात मैं करूँगा, क्यों गायब हो रही है गौरैया। विश्व में तमाम ऐसे शोध हुए हैं जिसमें यह बताया गया है कि विश्व में लगभग 60 से 80% गौरैया की समाप्ति हो चुकी है। और समाप्ति होने की वजह क्या है, हम इन बिंदुओं को अगर देखें, और बहुत जगह तो आप ऐसे देखेंगे कि मैं कई ऐसे शहर गया हूँ, कई ऐसे गांव गया हूँ जहाँ पर तो गौरैया दर्शन ही नहीं देती है, बिल्कुल नहीं है। मैं कई लोगों को, स्थानीय लोगों से जब हमारी बात होती है तो बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ तो 5 साल 10 साल पहले गौरैया थी, अब तो हम भी 10 साल से देखे नहीं हैं। और अगर न्यू जनरेशन की बात करें, जो अभी बहुत कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनसे अगर पूछते हैं क्या आप गौरैया जानते हैं, देखे हैं, तो नहीं सर हम तो जानते भी नहीं कि गौरैया क्या होती है। अब जानते नहीं तो देखना बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, हमारा बचपन जो गौरैया से बीता और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो गौरैया को जानती भी नहीं है, तो आगे आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात मैं यही कहूँगा कि गौरैया गायब क्यों हो रही है। गौरैया गायब होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण अगर मैं कहूँ तो हमारा जो आधुनिक प्रणाली से जो मकान बना रहे हैं, जो भवन निर्माण कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आप थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ में कि आप अगर किसी के दरवाजे पर जाते हैं और घर का जो मालिक है वो आपको बैठने के लिए कुर्सी ना दे, एक खटिया तक ना दे, एक गिलास पानी भी ना दे, तो आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि मैं कितने देर तक वहाँ पर टिकूँगा, कितने देर तक रहूँगा। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आप ज़्यादा देर तक टिकेंगे नहीं, आप तुरंत वहाँ से रुखसत हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे।
तो गौरैया को रहने के लिए जो जगह चाहिए था, हमने तो जगह को ख़त्म कर दिया। उसके पुराने मकान को मैंने ख़त्म कर दिया। मिट्टी के मकान थे, फूस के मकान थे, खपड़ेल के मकान थे, या जो झाड़ीदार पेड़ थे, सबको हमने काट कर ख़त्म कर दिया। तो जब उसे रहने के लिए आप जगह ही नहीं देंगे तो गौरैया बेचारी जाएगी कहाँ? वो तो स्वाभाविक सी बात है, वो आपको घर दरवाज़ा को आंगन को छोड़कर वो चली जाएगी। जहाँ उसको सुरक्षित स्थान मिलेगा वहीं रहेगी। तो इसकी जगह के अभाव के कारण वह गौरैया जो है वह बहुत दूर चली जाती है। और दूर जाने की वजह से सबसे पहले क्या हो गया, को ख़त्म हो गया, हमारा परिवार से दूर हो गया। तो आधुनिक भवन निर्माण प्रणाली जो है यहाँ से दूर चली गई, अब वो नहीं रहेगी। दूसरी बात अगर इसमें करें कि हम किसान जो भारत जो है, किसान जो है कृषि प्रधान देश है, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सीधा संबंध है किसानों से और गौरैया के बीच। अब बात इसमें ये होती है कि किसान जब खेती करता है, जब कोई फसल उगाता है, तो गौरैया जो है वो सीधे वहाँ पर जाकर उसको खाती है। अब हम जो क्या कर रहे हैं कि आधुनिक कृषि प्रणाली को जो लगा रहे हैं, तो आधुनिक कृषि प्रणाली में हम कर क्या रहे हैं उसमें कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो खेतों में जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, तो उसको मारने के लिए हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कीटनाशक का प्रयोग हुआ, उर्वरक का प्रयोग हुआ। तो जो कीटनाशक के प्रयोग कर रहे हैं, तो सारे जो गौरैया जो है उन कीड़ों को खाकर, और कीड़ा खाते कौन सी है, तो जो फूल पत्तियों पर जो कीड़े होते हैं, जो कटवर्म होते हैं, वो उसी को खाती है। तो गौरैया उस कीड़े को खाती है तो वो खुद मर जाती है। अगर उसके मम्मी पापा उठाकर अपने चूजे को घोंसले में ले जाकर देती है तो उनके बच्चे भी मर जाते हैं। तो बच्चे जो क्या हुआ, कभी वयस्क नहीं हुए तो वो ख़त्म हो गए, वो मर गए। तो कीटनाशक का जो प्रयोग भी है, जो गौरैया को ख़त्म करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य अगर गौरैया का है, तो जो हमारे आसपास जो मोबाइल टावर बन रहे हैं या जो हो चुके हैं, तो मोबाइल टावरों से जो निकलने वाले जो रेडिएशन है, उसका सीधा प्रभाव जो है गौरैया की संख्या पर पड़ी है। अब होता ये है कि जो रेडिएशन वाले इलाके या टावर के इलाके में जो गौरैया घोंसला बनाती है, तो उसके रेडिएशन के प्रभाव में आकर जो अंडे होते हैं अपने नियमित समय पर फूट नहीं पाते हैं, उनका टाइम अधिक लग जाता है। तो रिजल्ट ये होता है कि वो या तो वो बच्चे उस अंडे में ही मर जाते हैं या फूटते ही नहीं हैं। और कई बार तो ऐसा भी शोध में अभी मतलब देखने को पढ़ने को आ रहा है कि जो गौरैया के नर और मादा होते हैं तो उससे बंझापन के भी शिकार हो जा रहे हैं। तो बंझापन के शिकार के कारण ये हो रहा है कि गौरैया अपनी संख्या को बढ़ा नहीं रही है। तो मोबाइल टावर रेडिएशन जो है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब तो 4G, अब तो 5G की भी बात हो रही है, 5G की भी टेस्टिंग चल रही है बहुत जगह। तो आप समझ सकते हैं कि 4G आया तो इतने पक्षियों का खात्मा कर दिया। अगर 5G अगर आता है तो कहीं ना कहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट जो है गौरैया के अलावा अन्य पक्षियों के ऊपर भी पड़ेगा। तो हमें जो तीसरा कारण जो है, एक मोबाइल रेडिएशन भी हमको ये दिखाई पड़ता है कि सबसे बड़ा कारण हमको दिखाई पड़ता है। गौरैया के गायब होने का एक और कारण ये है कि हमारे किसान भाई जो थे, जो खेतों में जब काम होते थे, तो फसल जो है खेत में कुछ बिखर जाते थे, कुछ खलिहान में बिखर जाते थे, जो किसान घर में उठा कर लाता था। तो उन पक्षियों के लिए या गौरैया के लिए जो खाना जो है वो बहुत ही आसानी से खेत और खलिहानों में उपलब्ध हो जाया करता था। हम अपने छतों पर फैलाते थे तो उपलब्ध हो जाता था। मगर अब जो हमारी जो डिब्बा बंद जो संस्कृति का जो विकास हुआ है कि पॉलीथीन में लाना है और पॉलीथीन में खाना है, डिब्बा में लाना है और डिब्बा में खाना है, तो वैसे स्थिति में गौरैयों के लिए या अन्य पक्षियों के खाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है। और नहीं होने की वजह से गौरैया को जो खाना नहीं मिल पाता है, तो वो उन जगहों को छोड़कर, शहरी क्षेत्रों को छोड़कर अब ज़्यादातर वो ग्रामीण इलाकों में वह चली गई है। मगर ग्रामीण इलाका भी है, इससे जो है बहुत ही अछूता नहीं रह कर सकते को, बिल्कुल वहाँ भी वो प्रभावित हो गए खाने की वजह से। वहाँ भी समस्या हो चुकी, पहले बोल चुके कि कीटनाशक का प्रयोग से वो हुआ है। तो खाने की भी जो समस्या है वो गौरैया को गायब होने का एक मुख्य कारण रहा है। अब गौरैया अगर गायब हुई है तो अब वापस होता है कि गौरैया को हम लौटाएं कैसे, गौरैया हमारे घर में वापस कैसे आएगी। तो गौरैया वापस कैसे आएगी इसकी चर्चा हम अंत में करेंगे, मगर इसमें हम एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे गौरैया को लेकर कि अगर चीन की चर्चा अगर नहीं की जाए तो हमारी पूरी परिचर्चा जो अधूरी रह जाएगी। वर्ष 1958 के 1958 की बात है, जब माओ जोडांग के द्वारा जो है कि चीन में आपका किल स्पैरो कैंपेन चलाया गया था। वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार थी, उनका ये मानना था कि ये जो गौरैया है वो पूरे साल में 4 से 5 किलो अनाज जो है वो ख़त्म कर देती है।
अब पूरे चीन में लाखों करोड़ों गौरैया है, वहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ये सोची कि अगर हज़ार महीने की लाखों की संख्या में गौरैया है और 4-5 किलो जो अनाज को डकार जाती है, तो अगर उस हिसाब से अगर देखें तो हज़ारों टन जो है फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है गौरैया के कारण। तो अगर गौरैया को ही अगर हम मार देते हैं तो जो हज़ारों टन की जो बचत होती है, तो हम पूरी चीनी जनता का पेट भर सकते हैं और उसके साथ ही जो सरप्लस हमारे होंगे उसके निर्यात हम विदेशों में कर सकते हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हम इंग्लैंड और यूएसए के समकक्ष आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए चीनी सरकार जो किल स्पैरो कैंपेन शुरू किया, उस कैंपेन में किया क्या कि पूरे सरकारी कार्यालय हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, गली मोहल्ले हों, सभी लोगों को यह प्रॉपर यह ट्रेनिंग दे दिया गया कि गौरैया को कैसे मारना है। और इसके लिए क्या होता था कि बच्चे जो होते थे वो पूरे ड्रम बजाते थे, पूरी तेज़ आवाज़ के साथ बजाते थे, कि बड़े बड़े जो आवाज़ निकालने के यंत्र होते थे वो सारे बजाए जाते थे, गली मोहल्लों सड़कों पर दौड़ा दिए जाते थे। तो होता क्या था कि जो गौरैया जो था कि वो बहुत तेज़ साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो इसकी आता थी कि वो फड़फड़ाते हुए पूरे आसमान में उड़ती थी। और लोग क्या करते थे, को जब तक वो उड़ते रहती थी, जब तक वो थक कर हार कर नीचे नहीं गिर जाए, तब तक लोग जो है पूरी आवाज़ करते थे। और जैसे ही गौरैया नीचे ज़मीन पर गिरती थी, लोग उसको पकड़ कर उसको मार देते थे। और शाम के समय जो होता था कि कुल कितने व्यक्ति ने गौरैया को मारा, उसके लिए पूरी माला लगाकर सड़कों पर प्रदर्शन लगाया जाता था कि हमने इतने गौरैया मारा है, और लोग उसको प्रोत्साहित करते थे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उस चीन को क्या पता था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इतिहास में क्या होगा और हमारे जनता के प्रति क्या बीतेगा। महज पहले दिन ही चीन में 2 लाख गौरैये जो है मार दिए गए। और 1958 से जो शुरुआत हुई और 60 आते आते 2 साल में लगभग पूरे चीन में गौरैये की संख्या खत्म हो गई। गौरैया लगभग समाप्त हो गई, बिल्कुल न के बराबर बचा। और 58 से गौरैये का दुष्परिणाम है जो दिखने लगा। 58 के बाद 60 के बाद जो क्या हुआ कि वहाँ पर अकाल पड़ना शुरू हो गया। फसल तो हुआ, फसल के टिड्डी हुए कि जो कीड़े मकोड़े खाकर ख़त्म कर दिए। वहाँ पर मतलब कि हालात बहुत ही दयनीय हो गया, भूखमरी के लोग गया। लोग मतलब कहा जाता है कि कई ऑफिशियल भी डाटे हैं, अनऑफिशियल है कि मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जो है महामारी के शिकार हो गए, भूखमरी के शिकार हो गए, लोग मर गए, वो सारे चीज़ खत्म हो गए। तो जब सर्वे किया गया, अध्ययन किया गया कि आखिर ये इतना महामारी कैसे हो गया चाइना में, तो जब ये पता चला तो कहा कि इसका एक ही कारण है कि जो गौरैया कीट पतंगों को खाती थी, जो गौरैया को जो निस्तंस हत्याएं जो कर दी गई है, इसकी वजह से हमारे यहाँ यह चीज़ हो गया है, यह घटना घटी है, जो भूखमरी का शिकार हुए हैं, जो फसल बर्बाद हुए हैं। तब वहाँ पर क्या हुआ कि सरकार ने गौरैया मारो अभियान के बजाय शुरू किया गौरैया बचाओ अभियान। अब ये गौरैया बचाओ अभियान शुरू हो गया। तो जो आज तक बचाओ अभियान चला भी, मगर चीन में अभी भी वह स्थिति जो है वह प्राप्त नहीं कर सका है। इसलिए जब गौरैया के बारे में जब ख्याल आया, जब मैंने जो किल स्पैरो कैंपेन को पढ़ा, तो हमको लग गया कि कहीं हमारे भारत जिस गति से गौरैया हमारे देश में भी लुप्त हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी वो चीन वाली हालात हो जो हमारे देश की जनता है, आम लोग हैं, भूखमरी का शिकार नहीं हो जाए। क्यों ना इसे समय रहते इस गौरैया को बचाया जाए। अब सवाल है कि महत्वपूर्ण राजीव नहीं है, महत्वपूर्ण गौरैया है। राजीव रहे या ना रहे, गौरैया को रहना जरूरी है, क्योंकि गौरैया रहेगी तब हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा। हमारे जैसे कितने राजीव आएंगे, चले जाएंगे, गौरैया को होना जरूरी है। हमारे भारतीय संस्कृति में ग अक्षर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ग से गाय, ग से गौरैया और ग से गोबर। ये 3 जो है हमारे बहुत ही संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। और ये गाय, गोबर, गौरैया के बीच बहुत ही करीबी संबंध है। और इसी संबंध के वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो भोजन श्रृंखला है, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। गाय करती क्या है कि गाय जो अनाज खाती है, जो घास खाती है, उसके जो बीज होते हैं, तो उन बीजों को पचाती नहीं है। या जो अधपके जो अनाज होते हैं, जो पूरी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है गाय, जब वो गोबर करती है तो वो गोबर के रूप में बाहर निकल जाती है। और गौरैया क्या करती है कि उन अनाजों को, उन बीजों को चुन चुन कर अपना वो आहार बनाती है, क्योंकि वो अधपका हुआ होता है, क्योंकि उसका मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलता है, वो पका होता है। तो जब वो पका हुआ होता है वो बाहर निकलता है। और जो गोबर जहाँ पर होता है तो उसमें छोटे छोटे, देखिएगा कुछ समय के बाद छोटे छोटे पीले कलर में या उजले कलर में कीड़े पड़ जाते हैं।
और गौरैया जो है उन कीड़ों को आसानी से चुग चुग कर वो खा लेती है। जब उसके बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों को गौरैया जो उन्हीं कीड़ों को उठा कर अपने बच्चों को खिलाती है। और खिलाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जो उसके छोटे चूजे होते हैं उनको बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वैसे खाना दिया जाए जिसमें प्रोटीन जो है की मात्रा सबसे अधिक हो। और उन कीड़ों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में जब गौरैया छोटे होते हैं तो उसकी मम्मी पापा जो हैं उन्हीं कीड़ों को उठाकर खिलाती है ताकि गौरैया का विकास तेज़ी से हो सके। इसलिए हमारी संस्कृति में गाय गोबर और गौरैया का संबंध बहुत करीबी है। दूसरा संबंध ये भी आता है कि गौरैया का हमारे धार्मिक महत्ता भी है। गौरैया को हिंदू मान्यताओं में उसको घर का लक्ष्मी माना गया है। जहाँ गौरैया वास करती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और गौरैया की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब लक्ष्मी वास करता है तो गौरैया जहाँ कहीं भी होगी वहाँ का आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, इंसान के रहने योग्य होगा, तभी गौरैया वहाँ वास करती है। यानी प्रकृति का शुद्धता का ये संकेतक है गौरैया कि गौरैया है तो पर्यावरण शुद्ध है, पर्यावरण शुद्ध है तो इंसान वहाँ पर रह सकता है, वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। यदि आपके घर के या आपके घर के आसपास अगर कहीं गौरैया दिखती है, 1, 2, 4 की संख्या में दिखती है, तो आप उसे बचाने का अवश्य प्रयास कीजिए। क्योंकि गौरैया अगर आपके आसपास है, अगर वो अपना प्रजनन का काम करती है तो वह 2 किलोमीटर की परिधि से छोड़कर वो कहीं वो इसी एरिया में वो भ्रमण करती है। तो आप वहाँ अगर विकास करना शुरू करेंगे गौरैया का तो उसकी संख्या वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये है कि गौरैया को हम बचाएंगे कैसे? तो बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे तो आधुनिक प्रणाली से घर बने हुए हैं और उन घरों में गौरैया रह नहीं सकती है, क्योंकि हमने एक छोटे से होल भी नहीं छोड़े उन गौरैयों के लिए। तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करें कि आप घोंसला लगाएं। घोंसला कई चीज़ के हो सकते हैं, प्लास्टिक के डब्बे भी हो सकते हैं, पानी के बोतल जो इस्तेमाल करते हैं या कोई भी प्लास्टिक का बोतल हो सकता है, गत्ते के बने हुए हो सकते हैं। मगर मैं प्लास्टिक का बोतल को इसलिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है और मैं उसे बढ़ावा देने की बात मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लास्टिक का नहीं इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप गत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो गत्ते में क्या है कि वहाँ तो गौरैया घोंसला बना लेती है, सर्वाइव भी कर लेती है, मगर प्रॉब्लम उस समय खड़ा हो जाती है कि जब वो बरसात का समय आता है तो एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें गत्ते में जो नमी कैप्चर कर जाती है उससे फफूंदी बैठ जाते हैं, उसको ख़राब होने का खतरा हो जाता है या कई बार तो ख़राब भी हो जाता है वहाँ पर। तो वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता वहाँ पर। तो मैं सलाह देता हूँ कि आप गौरैया के लिए जो लकड़ी का बना हुआ, प्लाईवुड का बना हुआ आप घोंसला इस्तेमाल करें। जैसे देखिए मेरे पास जो ये घोंसला आप देख रहे हैं ये पूरे प्लाईवुड का बना हुआ है और ये गौरैया के लिए पूरे आदर्श कंडीशन जो नाप इसकी जो पूरी है, जो वैज्ञानिक तरीके से पूरा इसको बनाया गया है घोंसले को। आप इसमें देखेंगे कि गौरैया के लिए ये सामने का एंट्रेंस है जो कि 2 सेंटीमीटर के एरिया में बनाया हुआ है कि आप इससे गौरैया से बड़ी पक्षी इसमें कुछ भी नहीं प्रवेश कर सकती है। वो सिर्फ गौरैया ही हो सकती है या कभी कभी गिलहरी बना लेती है या गौरैया से कभी छोटे पक्षी बना सकते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? गौरैया के लिए आप घर बनाएं, अगर गिलहरी का प्रजनन होता है या किसी और पक्षी का है, तुम्हारे पर्यावरण संतुलन में केवल गौरैया का थोड़ी ही ज़रूरत है, सभी पशु पक्षियों की आवश्यकता है। तो गौरैया के बहाने किसी और का भी तो संरक्षण मिल जा रहा है। तो आप घोंसला लगाएंगे तो सामान्यतः गौरैया ही इसमें प्रवेश करती है, तो इसके ये एंट्रेंस हो जाते हैं। आप इसके दोनों साइड देखेंगे 1 सेंटीमीटर का जो है दोनों तरफ होल दिया हुआ है और इस होल में क्या है कि एयर क्रॉसिंग के लिए दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि इसे टांगने के लिए पीछे होल दिया हुआ है, आप इसे कील ठोककर आप दीवार में इस तरह से करके चिपका सकते हैं। ये फिर करने के लिए आप हैंगिंग करने के लिए, लटकाने के लिए आपका 2 होल ऊपर दिया आप इसमें करके बांध कर आप इसको लटका सकते हैं दीवार से। मगर सवाल ये होता है कि लगाने के आप लगा सकते हैं। अब इसको करना क्या है कि या तो अपने खुले पेड़ों पर इसे आप ना लगाएं, खुले आसमान में ना लगाएं, क्योंकि जब इसको खुले पेड़ पर लगाएंगे तो बरसात के समय से ख़राब होने का डर लगता है। जो हिंसक, जो उसके शिकारी जो पक्षी होते हैं, हमलावर पक्षी होते हैं, वो नज़र में रहते हैं, तो हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए घोंसला को जब भी लगाएं तो अपने घर के अंदर लगाएं, अपने बाहर के बालकनी में लगाएं, छज्जे के नीचे लगाएं, ताकि बरसात से सुरक्षित हो और बाहर से इसको आने जाने में सुविधा हो। ये देखिए यहाँ पर आगे आपको 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ, ताकि गौरैया आसानी से बैठ सकती है, अपने चूजों को खाना खिला सकती है। दूसरा, कोई भी पक्षी इस पर नहीं बैठ सकता, ओनली फॉर गौरैया। इसलिए घोंसला जब भी लगाएं तो आप इसे ज़रूर लगाएं। अब आपने घोंसले तो लगा लिए, अब घोंसले लगा लिए तो अब उसे खाने पानी की तो व्यवस्था करेंगे। तो खाने पीने में क्या आपको देना है? तो सामान्य तौर पर हम जो घरों में खाते हैं
वही खाना आपको देना है उसमें। इसमें जो कच्चे चावल होते हैं, जो चावल का टुकड़ा जिसको खुद्दी भी कहते हैं, तो आप कच्चे चावल दीजिए, उसके टुकड़े दे दीजिए। पके हुए चावल भी दे सकते हैं, या जो रोटी होती है, रोटी को आप पूरा बारीक बारीक करें, टुकड़े टुकड़े कर लें और आप उसे परोस दें खाने के लिए। या उसके अलावा फिर आप देखेंगे कि धान, जब धान का सीज़न आता है तो धान की जो बाली होती है अपने छतों पर टांग दें, वो धान बहुत प्यार से खाती है। और हो संभव हो तो आप 1 साल के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए धान को स्टॉक करके रखिए। और उसको इस तरह के, जो इसको बर्ड फीडर कहा जाता है, आप लोग सभी जानते होंगे जो भी गौरैया प्रेमी है, जो पक्षी हैं, तो इस फीडर में आप सुरक्षित स्थान पर कहीं टांग दें इसको, और टांगने से होगा कि आप डाल लें तो गौरैया स्वतः जो है आकर ये पूरे के पूरे वो खाना खा लेगी, ये कर लेगी। इसमें आप चावल के टुकड़े डाल सकते हैं, धान डाल सकते हैं, तो ये उसके लिए पूरे सुरक्षित होते हैं। समानतः पानी पड़ने पर भी वो ख़राब नहीं होते हैं। तो अपने घरों में या बाहर जो है इस फीडर का भी इस्तेमाल कीजिए। खुले में ना रखिए खाना, खुले में रहते तो थोड़ा मोड़ा भी दीजिए, मगर इस फीडर का इस्तेमाल कीजिए और सारा का सारा गौरैया आपको सुरक्षित रहेगी, खाना उपलब्ध हो जाएगा और रहना भी उपलब्ध होगा। और एक और महत्वपूर्ण खाने में है कि जिसे अब तो उस फसल ख़त्म हो चुका है, एक फसल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए एक फसल है जिसको बिहार में चीना कहा जाता है। और इसके चीना आप देखेंगे तो इसके छोटे छोटे बीज हैं, इसके ये बीज बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं। और गौरैया इस चीनों को बहुत ही, आप जब दीवारों में टांग देंगे या इसका जो बीज जो आप जो उसको रखेंगे तो बहुत ही प्यार से इसको फोंकती है, इसके छिलकों को छिलके बहुत ही प्यार से खाती है। तो इसको भी अगर मिल जाए आपको दुकानों में, आपको मार्केट में मिल ही जाएगा, मगर चूँकि बहुत कॉस्टली होता है, गांव में तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो जहाँ पर है अगर संभव हो तो आप इसके भी दाने, या इसको जो मैं दिखा रहा हूँ कि इसी रूप में आप छत से लटका दें, तो गौरैया अगर आसपास में होगी तो इसके आकर्षित होकर आपके पास आ जाएगी। और वहाँ अपने घोंसला लगा रखा है, खाना का व्यवस्था रखा है, पानी का व्यवस्था रखा है। तो गौरैया को सब कुछ जब मिल जाएगा तो आपको घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को रहना और खाना मिल जाए तो ऑटोमेटिक है कि वो आशियाना भी वहीं बना लेता है, और गौरैया भी आपके ही घर को अपना आशियाना बना लेगी। अब जब घोंसले लगाने की बात कर रहे हैं तो अब कई बार आप लोगों के दिमाग में ये मस्तिष्क में ये बात भी आता हुआ कि घोंसला लगाना कब है। तो घोंसला लगाने का जो गौरैया जो है उसका जो घोंसला लगाने का समय अक्टूबर से लेकर फरवरी एंड तक होता है। और फरवरी से लेकर अपना जो प्रजनन का अंडा देने का जो काम जो करती है वो जून तक, लास्ट जून जुलाई तक मैक्सिमम उसका चलता है। तो अक्टूबर से लेकर फरवरी एंड तक घोंसला लगाने का काम गौरैया करती है। इसलिए आप जो है इसी समय जो है जहाँ गौरैया है वहाँ पर घोंसला लगाने का काम कर दीजिए, अपना नेस्ट बॉक्स को लगा दीजिए। तो गौरैया का जो समय होता है वो पुनः आ जाएगी और उसके बाद अपना प्रजनन का काम करेगी। कई लोग पूछते हैं कि सर हमने घोंसला लगा दिया, अभी तक गौरैया नहीं आई। तो सवाल ये होता है कि गौरैया, जब हम किसी घोंसले को लगाते हैं तो गौरैया वाच करती है, उस पर नज़र रखती है कि कहीं हमें फंसाने के लिए या पकड़ने के लिए तो नहीं रखा गया है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2 दिन 10 दिन महीना दिन भी टाइम लग सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, गौरैया अगर 1-2 बार आ रही है, खाना पानी दे रहे हैं, दाना पानी दे रहे हैं, घोंसला लगा हुआ है, तो वह समय दूर नहीं जब बाहर से आकर गौरैया आपके घर में आएगी। इसलिए घोंसला लगाने का समय वही है और ये करें। और बरसात के मौसम में जब आपका मान के चलिए कि अगर आप पहले से आप घोंसला लगा रहे हैं तो आप अक्टूबर शुरू होने के पहले, मतलब अगस्त सितंबर तक, जो पुराने उसमें जो घोंसले में जो रॉ मटेरियल जो गौरैया ने जो घास फूस इसमें जो जमा किए हैं उसको एक बार निकाल कर फिर से साफ़ कर दीजिए और फिर से उसको रिहेबिटेट कर दीजिए, उसको फिर से लगा दीजिए। तो वो गंदगी फिर से बाहर निकल जाएगी और वो फ्रेश हो जाएगा और गौरैया उसमें लगा लेती है। तो इसके साल में एक बार कम से कम अक्टूबर के पहले इसकी सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जून जुलाई से लेकर अक्टूबर तक गौरैया सामान्यतः घोंसलों में नहीं रहती है, क्योंकि वो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र में अपना भागीदार करते हैं, वो खुले वातावरण में रहते हैं। ज़रूरत पड़ती है अक्टूबर से, तो अक्टूबर के पहले इसकी साफ़ सफाई पर इसका ध्यान जरूर रखिए। गौरैया को अगर बचाना है तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और देखना होगा कि आप अगर किसी भी उद्देश्य से अगर घर से बाहर जाते हैं तो अपनी नज़र जो है थोड़ा सा खुला रखिए कि कहीं बाज़ार में, किसी के छत पर, किसी के घर में कहीं गौरैया दिख जाए। अगर दिख जाती है आप अपने प्रयास उसको बचाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं कुछ हो पाता है तो हमारा नंबर आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप हमारे नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। जो कुछ सहयोग होगा, जो हमारे विचार होंगे, सुझाव होंगे, हम ज़रूर बताएंगे आपको करने के लिए। तो ये सब, मैं भी कहीं अगर जाता हूँ, किसी के घर जाता हूँ या बाज़ार जाता हूँ या किसी प्रयोजन से अगर बाहर निकालना होता है तो मेरी नज़रें चारों तरफ खोजती है कि कहीं गौरैया दिख जाए।
अगर नहीं दिखती है तो कभी अगर मौका मिलता है, समय निकालता हूँ 2-4-5 मिनट बात करने का, तो मैं उनसे बात करता हूँ और बात करता हूँ। अगर जानकारी होती है तो मैं वहाँ सारे जो जागरूकता कार्यक्रम है वहाँ पर करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि क्या ज़रूरी है, गौरैया को होना हमारे पर्यावरण के क्यों महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे जानकारी इकट्ठा करके लोगों को शेयर करता हूँ और अपने अभियान से मैं जोड़ता हूँ कि आप हमसे जुड़िए और हमें इस मुहिम को तेज़ करने में, गौरैया को बचाने में आप हमारा सहयोग कीजिए। क्योंकि सिर्फ मेरे यहाँ गौरैया रहने से नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे घर में गौरैया है, मेरे गांव में गौरैया है, तो पूरे बिहार, पूरे भारत के हर गांव, हर घर में गौरैया हो जाए, ताकि पुनः हमारी खोई हुई संस्कृति, हमारी जो विरासत है वो पुनः हमारे प्राप्त हो जाए उसमें। हम इसमें एक बात और कहना चाहेंगे कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी स्तर के लोग, महकमा के लोग जो भी हैं, वो हमेशा जो हैं वो अपने क्षेत्र में विजिट करने के लिए निकलते हैं और उनका हमेशा काम होता है क्षेत्रों में घूमना। तो अगर उन लोग अगर चाहें विजिट करने के लिए तो उसमें कर सकते हैं। हम उसमें से एक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे जो कि मुख्यतः वो रोहतास ज़िले का है, श्री शिशिर कुमार मिश्रा जी का, कि हमारे बिहार शरीफ में वो पदाधिकारी थे। वो पदाधिकारी होते हुए भी वो इतने अच्छे प्रकृति प्रेमी हैं कि उनका फ़ोटोग्राफी बहुत बड़ी हॉबी है। वो जहाँ भी जाते हैं वो पक्षियों पर नज़र रखते हैं, कि उनकी विविधता को जानने की कोशिश करते हैं। और कई बार मुझसे चर्चा भी होती है कि राजीव जी हमने इस पक्षी को देखा है, उसकी ये एक्टिविटी थी। कई बार हम दोनों के बीच अगर होती है तो कई बार पक्षियों को लेकर हम दोनों के बीच बहुत अच्छा डिस्कस चलता है कि नए नए जगह जाते हैं और क्या क्या चीज़ में बायोडाइवर्सिटी में दिखाई पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी पदाधिकारी हैं, जिनका जो मार्केट में जाते हैं घूमने के लिए, अपने क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं, तो एक प्रयास आप भी करें। मैं अकेला सीमित हूँ, एक दीपक जो एक कमरे को ही उजाला कर सकता है, पूरी दुनिया को नहीं कर सकता, मगर कई दीपक को अगर कतार में बांध दिया जाए तो पूरे शहर को उजाला कर सकता है। तो ज़रूरत दीपक बनने की है। चाहे आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे आप किसान हो, चाहे आप अधिकारी हो या किसी भी तरह का आप काम करते हो, मुहिम से जुड़िए, उसको समझिए और कहीं ज़रूरत पड़े तो आप याद कीजिए। क्योंकि हर जगह जो है बायोडाइवर्सिटी का नाश हो रहा है, सबका सहयोग से ही हमारे पशु पक्षी और पर्यावरण का बचाव होगा। जिन पेड़ों पर गौरैया रहती है उन पेड़ों की भी संख्या कहें कि अब बहुत हद तक कम होते जा रही है। व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे जो NGO हैं, संस्थाएं हैं या फिर जो सरकारी स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे वृक्षों को लगाया जा रहा है कि जिसका हरित आवरण पूरा बढ़ जाए, लेकिन पक्षियाँ उन पर घोंसला का निर्माण नहीं करती हैं। जैसे आप सखुआ लगाते हैं, महोगनी लगाते हैं, सागवान लगाते हैं, तो यूकलिप्टस का पेड़ लगाते हैं, तो कई आप इन पेड़ों पर आप सर्वे कर देखिएगा कि पक्षियों का घोंसला न के बराबर है। लेकिन अगर आप पीपल, बरगद, नीम, इन सब चीज़ों को अगर लगाते हैं तो बहुत ही आपको जो आप देखिएगा पर्यावरण दृष्टिकोण से और पक्षियों का आवास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं इसमें एक नाम लेना चाहूँगा, जो पटना के डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, उनका पीपल नीम तुलसी अभियान चलता है और वो पीपल नीम तुलसी को लेकर पूरे देश भर में, यहाँ तक कि देश से बाहर नेपाल में भी वो कई पेड़ लगा चुके हैं इन सब चीज़ों को। तो महत्वपूर्ण यही है कि उन्हीं पेड़ों को लगाया जाए जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण है और सभी पक्षियों के लिए। मगर गौरैयों के लिए बड़े पेड़ की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटे पेड़ हो और झाड़ीदार पेड़ हो, जिसमें जो महत्वपूर्ण पेड़ है वो शमी का पेड़ है, मेहंदी का पेड़ है, अनार का पेड़ है, बेर का पेड़ है। इन सब सारे पेड़ को अगर आप लगाते हैं, चूँकि ये झाड़ीदार होते हैं, और शमी का पेड़ जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मैं कहूँगा कि शमी का पेड़ जो वो कांटेदार होता है, उसमें लंबे लंबे बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो वो जब गौरैया उसमें प्रवेश करती है तो जो बाज होते हैं या शिकारा पक्षी जो होता है या कोई कौवा हो, जो बड़ा पक्षी उसका हमलावर है, कोई भी उस पर डायरेक्ट उस पर हमला नहीं कर पाता, चूँकि कांटे के कारण उसको परेशानी होती है और गौरैया आकर वो नीचे छुप जाती है। तो इन 4 पेड़ों को, 5 पेड़ों को अगर लगाते हैं तो आप लगाइए, तो गौरैया के लिए निस्संदेह वहाँ पर रहेगी। आपको इन पेड़ गौरैया के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कई लोग शमी का पेड़ लगाते हैं मगर उसको छाट देते हैं, उसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने से क्या होता है, वो पेड़ छोटे हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे यहाँ तो शमी का पेड़ है, गौरैया नहीं आती है। तो भाई छोटा सा पेड़ में थोड़ी गौरैया रहेगी। मैं जो 2010 में मैं अपना अभियान शुरू किया, तो 2010 में जब मैं काम शुरू किया तो तब से लेकर आज तक मेरा पेड़ इतना बड़ा है कि आप मेरे घर आएंगे तो देखेंगे करीब 400 गौरैया जो है उन पेड़ों पर रहती है। चाहते नज़र पड़ेगी। मेरी सुबह और शाम जो है वो गौरैया की ध्वनि से ही होती है। और यही तो मेरी इच्छा है कि ये चीज़ हर के पास होनी चाहिए।
और सबसे बड़ी सकून बात ये होती है कि जब गौरैया की चहचहाहट आती है तो अगर मानसिक तौर पर अगर माथा में अगर दर्द है, सर में अगर दर्द हो रहा है, तो उनकी जो आंख बंद करके उसकी ध्वनि को सिर्फ सुनेंगे तो आपके 10-5 मिनट के बाद दिमाग का जो प्रेशर है, जो तनाव है, वो स्वतः कम हो जाता है। उसकी जो ध्वनि होती है वो स्वतः काम करती है दिमाग को आपके तनाव को कम करने के लिए। इसलिए इन पेड़ों को लगाइए, अपने जहाँ भी जगह मिले, स्पेस मिले, इन पेड़ों को भी वरीयता दीजिए। गौरैया इतनी गंभीर विषय बन गई है कि इसको लेकर सरकार भी है जो गंभीर है, उसके चिंता उसे भी है। वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार द्वारा गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। ठीक उसके 1 साल बाद 2013 में बिहार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार का राजकीय पक्षी 2013 में गौरैया को घोषित किया गया। सरकारी स्तर पर भी कुछ प्रयास किए गए हैं, मगर समस्या इतनी बड़ी है कि कुछ करने से नहीं होगा। इसमें सरकार के साथ साथ आम जनों का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी स्तर पर उतने बेहतर तरीके से तभी साथ दे पाएंगे जब आम जनों की, चूँकि गौरैया घर में रहती है, सरकारी कार्यालय में नहीं रहती है गौरैया, क्योंकि वहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को रहने की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि दिन में तो ड्यूटी लोग रहते हैं, रात में चले जाते हैं, मगर घर में रहते हैं। तो दोनों की सहभागिता अगर रहेगी तो गौरैया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मतलब सरकार जो घोषणा की है इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार भी गायब होती गौरैया के लिए चिंतित दिखाई पड़ता है। इसी साल 2021 में बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव जमुई के झाझा में नागिन एक्टे डैम में हुआ, कलरव हुआ। तो वन विभाग के द्वारा मुझे वहाँ भी बुलाया गया, और मुझे 100 घोंसले बनाकर वहाँ बुलाया गया नागिन डैम जमुई में। तो मैं वहाँ गया तो मुझे ये बताया गया कि आप यहाँ एक स्टॉल भी लगाइए और लोगों को जन जागरूकता के लिए आप लोगों के बीच चर्चा कीजिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम सैकड़ों लोग, 3 दिन मेरा वहाँ स्टॉल भी लगा, तो सैकड़ों लोग जो है मेरे काउंटर पर आए। मैं लोगों को बताया कि कई छोटे छोटे बच्चे आए, महिलाएं जो नहीं इस तरह के घोंसले देखें, सर ये क्या है। तो मैंने उन लोगों को बताने की कोशिश किया और कई घोंसले जो है वो अपने घरों में ले गए। तो इस तरह के जो भी महोत्सव, राजकीय स्तर के महोत्सव होते हैं पूरे बिहार में या देश के कहीं भी हो, तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जो गौरैया के लिए खास करके काम कर रहे हैं, कि उनको एक अवसर प्रदान करें ताकि उनकी भागीदारी जो है वह जन भागीदारी बन सके, उनकी मुहिम लोगों की मुहिम से जुड़ सके। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि गौरैया को बचाने के लिए हम आप महत्वपूर्ण होंगे, तभी सभी लोग जुड़ेंगे, तभी हमारा प्रयास है जो सार्थक होगा। गौरैया को लेकर जो मेरा अभियान चल रहा है, इस अभियान से मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा, हमारे अभियान से जुड़िए। हमारा गौरैया संरक्षण अभियान फेसबुक पेज भी है, आप उस फेसबुक पेज पर जो भी हम गतिविधि करते हैं वो सारा गतिविधि को अपलोड रहता है और मैं सारी जानकारी आपको मिलेगी। मैं वर्तमान में बिहार के करीब 18-20 ज़िले में मैं काम कर रहा हूँ। कुछ संस्थाएं भी हमसे जुड़ रही है काम करने के लिए, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में मैं गया काम करने के लिए और आगे भी मुझे मौका मिल रहा है करने के लिए। इसके अलावा बिहार के अलावा पूरे भारत के 8 राज्य के लोग जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं काम करने के लिए और वो काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा कि ये जो अभियान है, ये अभियान सिर्फ राजीव जी का अभियान बनकर न रह जाए, यह अभियान हम सबका बनकर रहे, हम सबका हो, क्योंकि पर्यावरण पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, सिर्फ गौरैया का अधिकार नहीं है, किसी खास व्यक्ति, किसी खास पशु पक्षी का अधिकार नहीं है। ये इस पर्यावरण में हम सबका अधिकार है। इसलिए पर्यावरण के संरक्षण में हम सबको एक मुट्ठी बांधकर आगे आना होगा, तभी यह चीज़ होगा। इसलिए मैं अंत में मैं यही कहूँगा, हाथ बढ़ाएं, गौरैया बचाएं। गौरैया है सुरक्षित, तुम्हारा पर्यावरण है सुरक्षित, तो हम हैं सुरक्षित। अंत में आप सबको नमस्कार।